हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिनिशर CSNIT यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि हमने एक सर्वे किया था जिसमें आप लोगों से मैंने पूछा था कि आप लोग जीके मैथ्स और रीजनिंग में से कौन से सब्जेक्ट की जो वीडियो सीरीज़ है वो चाहते हैं। तो आप लोगों ने बोला था कि सर ल्यूसेंट जो बुक है उस बुक को किया जाए। बेसिकली ये जो सीरीज़ है इसमें आपको जनरल नॉलेज को डीपली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। HSSC में देखा गया है कि 99% जो क्वेश्चन होते हैं वो लूसेंट से ही आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि धीरे धीरे करके 2 पेज, 5 पेज, 10 पेज, पेजेस के हिसाब से हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो इन सबको पढ़ने की कोशिश करेंगे। और जितना भी टाइम बचा हुआ है हरियाणा के एग्जाम में, ग्राम सचिव पटवारी, कैनाल पटवारी का जो आपका कंबाइन एग्जाम होगा वो लॉकडाउन लगने की वजह से थोड़ा सा आगे पोस्टपोन हो सकता है। वो जुलाई अगस्त तक भी, अक्टूबर तक भी हो सकता है। उसमें कोई श्योरिटी नहीं है कि सरकार जो है वो एग्जाम कब लेगी, HSSC जो है वो एग्जाम कब लेगी। कोई उसके लिए नोटिफिकेशन नहीं आया है, ना ही उन्होंने हमें कोई एग्जाम डेट बताई है। ये दोनों तरीके से हमारे लिए नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है। नेगेटिव इसलिए है कि जिन स्टूडेंट्स की अच्छी तैयारी हो चुकी है, अब उन स्टूडेंट्स को थोड़ा सा टाइम मिलेगा तो हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स का जो मोटिवेशन लेवल है वो थोड़ा सा डाउन हो जाता है और वो थोड़े से पजल हो जाते हैं और पढ़ना छोड़ देते हैं। लेकिन जिन स्टूडेंट्स की तैयारी नहीं है और जिन स्टूडेंट्स ने तैयारी नहीं की है और जिनकी कम तैयारी है, उनके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कंपटीशन को क्रैक करने की। अगर वो इस टाइम का फ़ायदा उठाएंगे, लॉकडाउन का जो टाइम है इसका फ़ायदा उठाएंगे, तो वो इजीली अपनी एक पोस्ट जो है उसमें पक्की कर सकते हैं। और आपको सिर्फ एक पोस्ट ही चाहिए है, पर्टिकुलर लड़के को या लड़की को आपको सारी पोस्ट के बारे में नहीं सोचना है। और अगर आपको एक पोस्ट चाहिए है तो आपको अराउंड 90 मार्क्स का अगर एग्जाम होता है तो आपको 80 प्लस की तैयारी करते चलनी होगी। तब जाके आपका जो है, आप सोच सकते हो कि आपका जनरल कैटेगरी में सिलेक्शन जो है वो हो सकता है, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी बढ़ चुका है। साथ ही साथ जो ल्यूसेंट में कंप्यूटर का पार्ट है हम उसको नहीं करेंगे, क्योंकि कंप्यूटर का मैंने वैसे ही सिलेबस जो है वो 90% के अराउंड कवर करवा दिया है चैनल पे। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और हम क्या करेंगे, हम 5-5 पेजेस जो हैं वो डेली करेंगे। आज की जो ये वीडियो है इसमें हम पहले 5 पेज करेंगे, हिस्ट्री हम स्टार्ट करेंगे, इतिहास हम स्टार्ट करेंगे और बुक के हिसाब से हम पढ़ेंगे। मेरे सामने जो पीडीएफ ओपन है और आपको जो स्क्रीन पे ये पीडीएफ दिख रही है, तरीका होगा कि मैं इस पीडीएफ को पढ़ते हुए आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा और आपको सिर्फ और सिर्फ ध्यान से सुनना है। क्योंकि जब हम ध्यान से सुनते हैं तो चीजें हमें ज्यादा लंबे समय तक याद रहती हैं। इस वीडियो में अगर हम 5 पेज करते हैं, 1 से लेके 5 तक पेज करते हैं, तो हम नेक्स्ट वीडियो में पहले इन 5 पेजेस का रिवीजन करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट 5 पेजेस करेंगे। टोटल 500 पेजेस हैं हमारी इस ल्यूसेंट की बुक में। 500 पेजेस में से आप ये लगा लीजिए 400 के आसपास पेजेस जो हैं वो हमें पढ़ने हैं। और 400 पेजेस पढ़ने से हमें फायदा क्या होगा कि जो 5-5 करके आज हम 5 पेज कर रहे हैं, कल पहले 5 पेजेस का रिवीजन करेंगे, कल हम करेंगे नेक्स्ट 5 पेजेस, तो टोटल हम 10 पेज पढ़ चुके होंगे। तीसरे दिन की जो वीडियो होगी उसमें पहले 10 पेजेस का रिवीजन होगा, उसके बाद अगले 5 पेज जो है वो पढ़े जाएंगे। तो इस तरीके से हमारे पास अगर अगले हमारे 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने में अगर हम ये लूसेंट के बुक कवर करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि हम कम से कम 100 बार पूरी बुक का रिवीजन कर चुके होंगे, जिससे कि हमारे एग्जाम में अगर 20 से 25 क्वेश्चंस भी लूसेंट से पूछे जाते हैं तो उसमें से हम आराम से 20 प्लस क्वेश्चन जो है वो ठीक कर पाए। इसी को मद्देनजर रखते हुए आज की जो वीडियो है हम स्टार्ट करते हैं और इतिहास से हम स्टार्ट करते हैं। इंडिया का इतिहास पढ़ने की हम कोशिश करते हैं। तो देखा जाए तो उत्तर में यानी कि नॉर्थ में हिमालय से लेकर और हमारे दक्षिण में, साउथ में समुद्र तक फैला हुआ है उपमहाद्वीपीय भारतवर्ष, जिसको हम भारतवर्ष के नाम से जानते हैं। वो नॉर्थ में हिमालय से लेकर और दक्षिण में समुद्र तक फैला हुआ है, जिसके महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। जो हमारा भारतवर्ष नॉर्थ में हिमालय से लेके और साउथ में समुद्र तक फैला हुआ है, उसको महाकाव्य और पुराणों में भारतवर्ष के नाम से या फिर भरत का देश के नाम से जाना जाता है। यहाँ के निवासियों को क्या कहा जाता है? यहाँ के निवासियों को भारतीय कहा जाता है या फिर भरत की संतान कहा जाता है, क्योंकि भरत के नाम पे हमारे देश का नाम पड़ा। यूनानियों ने भारत को इंडिया तथा मध्यकालीन मुसलमान इतिहासकारों ने हिंद या फिर हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया था। तो पूछा जाए कि भारत को इंडिया किसने संबोधित किया था, तो यूनानियों ने। और पूछा जाए
कि भारत को हिंद या फिर हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किसने किया था, तो मध्यकालीन मुस्लिम जो थे इतिहासकार, उन्होंने हिंद और हिंदुस्तान के नाम से भारत को संबोधित किया था। भारतीय इतिहास के अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मिडिवल भारत और लेटेस्ट यानी कि आधुनिक भारत। तो सबसे पहले हम प्राचीन भारत यानी कि पुराने भारत की बात करते हैं। प्राचीन भारत इतिहास के स्रोत यानी कि कहाँ कहाँ से हमें जानकारी मिलती है हमारे प्राचीन इतिहास की, भारतीय इतिहास की, वो 4 स्रोतों से हमें जानकारी मिलती है: धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। यानी कि धर्म के बारे में जानकारी मिलती है हमें, पुरानी ऐतिहासिक ग्रंथों के बारे में जानकारी मिलती है, दूसरे देश के जो लोग हमारे देश में आए उनका विवरण हमें मिलता है, और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य हमें मिलते हैं। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी क्या है वो देखते हैं। भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ जो है वो क्या है दोस्तों, वो वेद है, जिसके संकलनकर्ता कौन थे? महर्षि कृष्ण देवापन वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास के नाम से जिसको आप जानते हो, वो इसके संकलनकर्ता थे। किसके? सबसे पुराने ग्रंथ वेद के। 4 वेद हमारे पास होते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों ऋग्वेद की। तो ऋग्वेद ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को जो कहते हैं हम, वो ऋग्वेद कहा जाता है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को, ऋचाएं मतलब जो हम श्लोक टाइप में या फिर सुक्तियों टाइप में जो हम बातें बोलते हैं उनको हम ऋचाएं कहते हैं, और ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ही क्या कहते हैं दोस्तों? ऋग्वेद कहा जाता है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,462 क्या है दोस्तों? ऋचाएं हैं। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने के लिए या फिर इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि जो होते हैं उनको होत्र कहते हैं। इस वेद के आर्य के राजनीतिक प्रणाली और इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र के द्वारा रचा गया ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। तो गायत्री मंत्र कहाँ है? विश्वामित्र ने जो रचित की है ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। तो पूछा जाए कि देवता सोम का उल्लेख कौन से मंडल में है, तो 9वें मंडल में है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। यानी कि हाथ से लिखी हुई ऋचाओं को क्या कहा जाता है दोस्तों? खिल कहा जाता है, और ये इसके 8वें मंडल में होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, चातुर्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित है, जिसके अनुसार 4 वर्ण हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय वर्ण, वैश्य और शूद्र। आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। नोट करने की बात क्या है यहाँ पे? धर्म सूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों के स्पष्ट विभेद करता है। वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत क्या है दोस्तों? ऋग्वेद है। ऋग्वेद के इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। अगर हम बोलें तो ऋग्वेद के अंदर अगर पूछा जाए कि ऋग्वेद के अंदर इंद्र के लिए कितनी और अग्नि के लिए कितनी ऋचाओं की रचना की गई है, तो इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की जो है वो रचना की गई है। यानी कि 250 ऋचाएं जो हैं वो डायरेक्टली पॉइंट आउट करती हैं इंद्र की तरफ, और जो 200 ऋचाएं हैं वो डायरेक्टली पॉइंट आउट किसकी तरफ करती हैं? अग्नि यानी कि आग की तरफ करती हैं, फायर की तरफ करती हैं। फिर से नोट करने की बात है कि प्राचीन इतिहास के जो साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। यानी कि हमारा जो पुराना इतिहास है उसमें साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का क्या है? स्थान है, वो आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों यजुर्वेद की। स्वसर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। तो यजुर्वेद क्या कहलाता है? स्वर पाठ के लिए मंत्र, और जब बलि दी जाती है, बलि के समय, बलि के टाइम पे अनुपालन के लिए नियम जो बनाए गए हैं उनका संकलन जो कहलाता है वो क्या कहलाता है? यजुर्वेद कहलाता है। यजुर्वेद के पाठकर्ता यानी कि यजुर्वेद को जो पढ़ते हैं, यजुर्वेद के जो पाठकर्ता होते हैं उनको अथर्वयु कहा जाता है। तो ऐसे ही क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित 4 ऑप्शंस में से यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं? तो एक ऑप्शन मिलेगा दोस्तों अथर्वयु, अथर्वयु कहते हैं। यह एक ऐसा वेद है जो गद और पद दोनों में होता है। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कौन सा वेद है जो गद और पद दोनों में है, तो हम क्या आंसर करेंगे? हम यजुर्वेद आंसर करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास वेद आता है दोस्तों सामवेद। गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन है। अब कुछ ऋचाएं होती हैं जिनको पढ़ा जाता है, बोला जाता है, और कुछ ऋचाएं ऐसी होती हैं जिनको गाया जाता है। तो जिन ऋचाओं को गाया जा सके उनके संकलन को हम क्या कहते हैं? सामवेद कहते हैं।
इसके पाठकर्ता को उदात्र कहते हैं, उदात्र कहते हैं, यानी कि यजुर्वेद का जो पाठ करता है उसको अथर्वयु कहते हैं और सामवेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं, उदात्र कहते हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। तो पूछा जाएगा कि किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, यानी कि संगीत से जुड़ी हुई चीजें, संगीत गायन से जुड़ी हुई बातें कहां पे आती हैं दोस्तों, सामवेद में आती हैं। नेक्स्ट हम बात करें दोस्तों अथर्ववेद की। अथर्वा ऋषि जो थे उनके द्वारा रचित इस वेद में रोग निवारण, यानी कि अगर कोई बीमारी हो जाती है तो उसके इलाज से संबंधित, तंत्र मंत्र जो आप देखते होंगे आसपास आजू बाजू, आप दीवारों पे लिखा रहता है, अखबारों में आता रहता है कि सौतन से छुटकारा पाइए, वश में कीजिए, मन चाहा प्यार मिलिए, ये तंत्र मंत्र, जादू टोना, शाप वशीकरण जो होते हैं आदि, ये सभी कहाँ पे पाए जाते हैं, अथर्ववेद में पाए जाते हैं। और अथर्वा ऋषि ने जो है वो रचना की थी किसकी, अथर्ववेद की। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। सभा को और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है, किस वेद में, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो अथर्ववेद में कहा गया है। नोट करने की बात है कि सबसे पुराने वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। सबसे पुराना कौन सा था दोस्तों, ऋग्वेद, और सबसे लास्ट वाला कौन सा है दोस्तों, अथर्ववेद, जिसमें क्या है, जादू टोना वशीकरण के बारे में बताया गया है, प्रेम विवाह एक्सेट्रा। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई है। सबसे पहले क्या आया, वेद आया। अब वेद आए, उसमें ऋचाएं आई, जादू टोना वशीकरण, गायकी, ये सब चीजें आई। अब उनको समझने के लिए हमने क्या किया, वेदांगों की रचना की, जैसे कि शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त तथा छंद। इन वेदांगों की हमने 6 वेदांगों की रचना की। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि वेदों को भली भांति समझने के लिए कितने वेदांगों की रचना की गई है, ऑप्शन मिलेगा 1 2 5 6, तो 6 वेदांगों की रचना की गई है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो वेदांग नहीं है, और ऑप्शन में शिक्षा होगा, ज्योतिष होगा, कल्प होगा, और एक ऑप्शन में कुछ और डाल दिया जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, 6 वेदांग जो है वो शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त तथा छंद है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण जो है वो पुराणों से मिलता है। भारतीय जो पुरानी कथाएं हैं, कहानियां हैं, उनका कंटिन्यूअसली जो एक्सप्लेनेशन है, विवरण है, वो कहाँ पे मिलता है दोस्तों, वो पुराणों में मिलता है। लोमहर्ष और इनके पुत्र उग्रश्वा जो है इसके रचयिता माने जाते हैं। इनकी संख्या 18 है, जिनमें से केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु और ब्राह्मण एवं भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। यहाँ पे वंश दिए हुए हैं, विष्णु पुराण से संबंधित जो है वो मौर्य वंश है, मत्स्य पुराण से संबंधित जो है आंध्र सातवन है, वायु पुराण से संबंधित जो है वो गुप्त वंश है। नोट करने की बात यहाँ पे ये है, पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन प्रमाणिक है। तो पुराणों में सबसे अगर पुराना प्रमाणिक पूछा जाए तो क्या है दोस्तों, मत्स्य पुराण। नेक्स्ट पॉइंट है, अधिकतर पुराण सरल संस्कृति श्लोक में लिखे गए हैं, यानी कि ज्यादातर जो पुराण हैं वो सिंपल संस्कृत के श्लोक में लिखे गए हैं। महिलाएं, स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पुराणों का जो पाठ था उसको पुजारी कहाँ पे बैठ के किया करते थे, तो मंदिरों में किया करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है, जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है, यानी कि बुद्ध की पुराने जन्म की कहानी कहाँ पे वर्णित है, क्वेश्चन पूछा जाए तो आंसर आएगा दोस्तों जातक। हिनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध की जीवन चरित अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। किसमें, कथा वस्तु में, यानी कि हीनयान का जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट ग्रंथ है वो कथा वस्तु है, और कथा वस्तु के अंदर जो है उसमें महात्मा बुद्ध के जीवन चरित और उनकी अनेक कथाओं के साथ जो है उसमें वर्णित है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। क्वेश्चन आएगा कि इन 4 ऑप्शंस में से आगम किसको कहा जाता है, जैन साहित्य को कहा जाता है या एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी ऑप्शन होंगे, तो आंसर आएगा जैन साहित्य। जैन धर्म का प्रारंभिक पहले का जो इतिहास है कल्प सूत्र से ज्ञात होता है। जो जैन धर्म है, भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। अर्थशास्त्र के जो लेखक हैं दोस्तों, चाणक्य, कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त भी जिनको बोलते हैं, ये 15 अधिकरणों एवं 80 प्रकरणों में विभाजित हैं। इससे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। किससे दोस्तों, अर्थशास्त्र से। और अर्थशास्त्र के लेखक कौन है दोस्तों, चाणक्य या फिर जिनको कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी बोलते हैं। अर्थशास्त्र जो है वो 15 अधिकरणों और 180 प्रकरणों में विभाजित है, यानी कि डिवाइड, उसका डिवीजन हुआ है।
संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हण के द्वारा किया गया था। यानी कि संस्कृत का जो साहित्य है उसमें इतिहास की जो घटनाएं हैं, हिस्ट्री की जो घटनाएं हैं, उनको कंटिन्यूअसली सीक्वेंस में क्रमबद्ध रिटर्न करने का, लिखने का सबसे पहली कोशिश या सबसे पहला प्रयास जो है वो किसके द्वारा किया गया था, ये पूछा जाए तो कल्हण द्वारा किया गया था। कल्हण ने पुस्तक राज तरंगिनी जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों, किसके द्वारा बनाई गई है, कल्हण के द्वारा बनाई गई है, जिसका संबंध कश्मीर के इतिहास से है। तो क्वेश्चन इस तरह से ना पूछ के इस तरह से पूछा जा सकता है कि कश्मीर के इतिहास से किस पुस्तक का संबंध है, तो आंसर होगा राज तरंगिनी। और अगर पूछा जाए कि राज तरंगिनी के रचयिता कौन है, तो आप क्या आंसर करोगे दोस्तों, कल्हण करोगे। अरबों की संधि, जो अरब थे उनकी संधि विजय का वृत्तांक चचनामा, लेखक कौन थे, अली अहमद ने चचनामा लिखी थी, जिसके अंदर क्या था, अरबों की संधि और विजय का जो वर्णन है, वृत्तांत है, वो चचनामा में है, जिसके लेखक अली अहमद थे। उसमें उन्होंने सुरक्षित है वो, मतलब वो जो चीजें उन्होंने बताई थी वो उसके अंदर लिखी गई है। अष्टाध्यायी, संस्कृत भाषा व्याकरण की पहली पुस्तक, फर्स्ट संस्कृत व्याकरण भाषा की पुस्तक जो है अष्टाध्यायी, उसके लेखक कौन है दोस्तों, पाणिनि हैं। तो ऐसे हर एक लाइन को जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे बनाए जाते हैं। अब यहां से हमसे सिंपल ऐसी भाषा में नहीं पूछा जाएगा, हमसे पूछा जाएगा कि पाणिनि पुस्तक के लेखक कौन है, सिंपल सा। तो क्या कर देंगे हम, अष्टाध्यायी। इसने मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्ययुगीन राजनीति अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। अष्टाध्यायी में जो पाणिनि ने लिखी है उसमें हमें मौर्यों के बारे में बेसिकली और मौर्यों की जो राजनीति अवस्था होती थी उसके बारे में हमें पता लगता है। कल्याण की गार्गी सहित एवं ज्योतिष ग्रंथ जो है, फिर भी इसमें भारत के होने वाले यैन आक्रमण के बारे में लिखा गया है। इसमें पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। पतंजलि जो थे वो पुष्यमित्र शुंग के जो थे वो पुरोहित थे। इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता लगता है। तो पूछा जाए कि शुंगों के इतिहास का कहां से पता लगता है, पतंजलि, पुष्यमित्र। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों, विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी, बाहर के जो लोग हैं, दूसरे देश के जो लोग हैं जो हमारे देश में आए, उनसे हमें क्या क्या जानकारी मिलती है। सबसे पहली बात आती है दोस्तों यूनानी और रोमन जो लेखक थे उनके। फर्स्ट पॉइंट है टेसियस, यह ईरान का राजवैद्य था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। यानी कि टेसियस के द्वारा जो भी बातें कही गई हैं उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। और ये क्या था, ईरान का राजवैद्य था। नेक्स्ट है दोस्तों हेरोडोटस, इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। तो फादर ऑफ हिस्ट्री अगर पूछा जाए कि किसे कहा जाता है, तो हेरोडोटस को कहा जाता है फादर ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का पिता। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस के संबंध का जिक्र किया है, उल्लेख किया है, लेकिन इसका विवरण भी क्या है, अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। तो इसलिए इस पे भी हम टेसियस की तरह भरोसा जो है वो नहीं कर सकते पूर्णतया। ईसा पूर्व, आप लोगों ने एडी और बीसी सुना होगा। बीसी जो होता है वो बिफोर क्राइस्ट होता है और एडी जो होता है वो एनो डोमिनी होता है। यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले की जो टाइमिंग है उसको हम बीसी बोलते हैं, और ईसा मसीह के जन्म के बाद की जो टाइमिंग है उसको हम एनो डोमिनी यानी कि एडी बोलते हैं। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। थर्ड पॉइंट आता है सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में, जो सिकंदर के साथ लेखक आए थे उसमें निरियाक्स, आनेसेट्रिक्स तथा आस्टियोबुलस के विवरण अधिक प्रमाणिक एवं विश्वसनीय हैं। यानी कि सिकंदर के साथ जो लेखक आए थे, निरियाक्स हुआ या आनेस्क्रिट्स हुआ या फिर ओस्टियोबुलस हुआ, उनके ऊपर हम विश्वास कर सकते हैं, उनके द्वारा दी गई जानकारी के ऊपर हम विश्वास कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट में बताया गया है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज के बारे में क्या बताया गया है, ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत अगर आप लोगों से पूछा जाए तो कौन था दोस्तों, मेगास्थनीज था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। और इसने अपनी पहली पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज और संस्कृति के विषय में लिखा था। तो क्वेश्चन इस एक पॉइंट से 3 क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि इंडिका जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है, मेगास्थनीज द्वारा। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था, मेगास्थनीज था। चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में कौन आया था, मेगास्थनीज आया था। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो पुटअप हो सकता है।
नेक्स्ट में है दोस्तों डाइमेकस। यह सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था। तो पूछा जाए कि सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत कौन था, तो डाइमेकस था, जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। इसका विवरण भी कहां पे मिलता है दोस्तों, मौर्य युग से संबंधित है। डायोनिसियस डायोनिसियस यह मिशनरेस टोमली फिलेडेल्फस का राजदूत था। अगर पूछा जाए कि फिलेडेल्फस डेल्फस टोलमी फिलेडेल्फस के जो राजदूत थे वो कौन थे, तो डायोनिसियस थे, जो अशोक के राज दरबार में आया था। तो पूछा जाए कि अशोक के राज दरबार में कौन आया था, तो डायोनिसियस आया था। नेक्स्ट है टोलमी। इसने दूसरी शताब्दी में, यानी कि जो सेकंड शताब्दी थी, उसमें भारत का भूगोल नामक पुस्तक जो है वो लिखी थी। तो इनसे जो जानकारी हमें प्राप्त होती है वो प्राप्त होती है कि भारत का भूगोल नामक जो पुस्तक है, बुक है, वो किसने लिखी थी, तो टोलमी ने लिखी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये। नेक्स्ट है दोस्तों प्लिनी। इन्होंने क्या किया, पहली शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी, यानी कि प्राकृतिक हिस्ट्री के नाम पे जो पुस्तक लिखी है वो किसने लिखी है, प्लिनी ने लिखी है। इसने भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। यानी कि नेचुरल हिस्ट्री नाम की जो बुक है उससे हमें एनिमल्स के बारे में, प्लांट्स के बारे में, और जो हमारे खनिज पदार्थ होते हैं उनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन जो मिलती है वो किस बुक से मिलती है, नेचुरल हिस्ट्री बुक से मिलती है। और नेचुरल हिस्ट्री बुक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है, तो वो प्लिनी के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी। इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है, किसने लिखी है। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों और व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी थी। नेक्स्ट आता है दोस्तों चीनी लेखक। पहला चीनी लेखक है दोस्तों फाहियान। यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। तो पूछा जाए चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में चीनी यात्री, चीनी लेखक कौन आया था, तो फाहियान आया था। इसने अपने जो एक्सप्लेनेशन दी उसमें इसने मध्य प्रदेश के समाज और संस्कृति के बारे में जो है वो एक्सप्लेनेशन दिया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है, यानी कि उन लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, और उनकी अर्थव्यवस्था भी सही थी, और वो लोग हैप्पीनेस इंडेक्स में भी जो है ठीक ठाक थे मध्य प्रदेश के लोग। उसके बारे में इन्होंने विवरण किया, किसने, फाहियान ने। और एक चीनी यात्री थे जो गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे। नेक्स्ट है संयुगन। 518 ईस्वी में भारत आया था ये। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की थी, यानी कि बौद्ध धर्म से जो भी इसको साक्ष्य चीजें मिली उनको एकत्रित किया था इसने, किसने, संयुग ने। थर्ड है ह्वेनसांग। ह्वेनसांग के बारे में आप काफी लोग जानते हैं, इससे काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। फाहियान और ह्वेनसांग इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था ह्वेनसांग। ह्वेनसांग 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया, और लगभग 1 साल की यात्रा के बाद सबसे पहले वह भारतीय राज्य कपीशा पहुंचा। भारत में 15 वर्षों तक ठहरकर 645 ईस्वी में वापिस अपने चीन लौट गया था। यह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध धर्म को एकत्रित करने ले जाने के लिए आया था। इसका ब्राह्मण वृत्तांत सीयूकी नाम से प्रसिद्ध है। सीयूकी के नाम से इसका जो है ब्राह्मण जो है, इसने जो घूमा उसको सीयूकी नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण है। 138 देशों का विवरण मिलने का मतलब सिंपल सा ये भी हो सकता है कि ह्वेनसांग जो है वो 138 देशों में घूम चुका। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में भी वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंध का राजा कौन था, शूद्र था। तो पूछा जाए कि सिंध का राजा शूद्र किसके हिसाब से माना जाता है, तो ह्वेनसांग के हिसाब से। ह्वेनसांग के अध्ययन के समय जो नालंदा यूनिवर्सिटी या नालंदा विश्वविद्यालय आप बोल सकते हो, उसके कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। नेक्स्ट है दोस्तों इत्सिंग। 7वीं शताब्दी में के अंत में भारत में आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। नेक्स्ट अरबी लेखक के बारे में बताया गया है। अल-बरूनी जो थे अरबी लेखक थे, यह महमूद गजनवी के साथ में भारत आया था, और अरबी में लिखी गई उसकी कृति या किताब उल हिंद या तहकीक हिंद भारत की खोज जिसको बोलते हैं, आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है उस टाइम के बारे में जानने के लिए। इसमें राजपूत के बारे में, राजपूताना जो समाज होता है उनके बारे में, धर्म के बारे में, या फिर जो अपने रिचुअल्स होते हैं, रीति रिवाज होते हैं, उनके बारे में बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया है, काफी डीप लिखा गया है और सुंदर प्रकाश उस पर डाला गया है। अन्य लेखक एक तारानाथ हैं। यह एक तिब्बती लेखक हैं, तिब्बत के हैं, और इन्होंने कयुंगर और तेउंगर
नामक ग्रंथ की रचना की है। इसमें भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। मार्को पोलो 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए भी उपयोगी है दोस्तों। पुरातत्व से संबंधित साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी, यानी कि पुरातत्व संबंधी जो हमें प्रमाण मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं, उनसे हमें क्या क्या जानकारी मिलती है। 1400 ईस्वी पूर्व के अभिलेख, जो बोगाज़ जिसको हम बोलते हैं, एशिया माइनर जिसको हम बोलते हैं, उससे वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नात्स्य के नाम उससे मिलते हैं। मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने के प्रमाण यमन राजदूत हेलियोडोरस, वेक्सनर, विदिशा, गढ़वा स्तंभ लेख, इनकी जानकारी मिलती है। सबसे पहले भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला अभिलेख कौन सा दोस्तों? सोहगोरा अभिलेख है। सबसे पहले भारत पर होने वाले हुन आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। कौन से स्तंभ से? भीतरी स्तंभ से। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख जो है वो शासकानुभुक्त से प्राप्त होता है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। नोट, अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। तो ये क्वेश्चन भी है, पूछा जा सकता है, इंग्लिश में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एपिग्राफी क्या होता है? अभिलेखों का अध्ययन। कश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल बुर्जहोम से गर्तावास, गड्ढा का जिसको घर बोलते हैं, गड्ढे टाइप का साक्ष्य मिलता है। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी। प्राचीनतम पुराने टाइम में सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता था। इसी को साहित्य काषाणपण कहा जाता है। सबसे पहले सिक्कों पर लेख लिखने का जो काम था वो यवन शासकों ने किया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है कि सबसे पहले सिक्कों पर लिखने का जो काम था वो किन शासकों के द्वारा किया गया था? तो यवन शासकों के द्वारा किया गया था। समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा जो है, समुद्रगुप्त एक वीणा बजा रहे हैं, सिक्के के ऊपर जो है वो समुद्रगुप्त जो है वो वीणा बजा रहे हैं, से उससे संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है कि वो संगीत से काफी प्यार करते थे। अरिकमेडु पुडुचेरी के जो निकट है वहां से रोमन सिक्के हमें प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है दोस्तों प्राग ऐतिहासिक काल, जिस काल में मनुष्य घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं है, यानी कि ऐसा टाइम जहां पे जो भी काम हुए, जो भी घटनाएं हुई या जो भी वहां पे हुआ वो लिखित में नहीं है, रिटर्न में नहीं है, उस काल को हम कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है। यानी कि अगर बोला जाए तो ह्यूमन का जो डेवलपमेंट हुआ है, इंसानों का जो विकास हुआ है, मानव विकास हुआ है, उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका एक्सप्लेनेशन या जिसका विवरण जो है वो हमें रिटर्न में हो, उसको हम बोलते हैं। आदि ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला से प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके। ज्ञानी मानव यानी कि होमोसेपियंस को ज्ञानी इंसान बोला जाता है, ज्ञानी मानव बोला जाता है, का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार साल पहले हुआ था। पूर्व पाषाण युग के मानव की जीविका का मुख्य आधार जो था वो शिकार था। यानी कि पूर्व पाषाण काल के जो लोग थे वो शिकार करके अपना जीवन यापन करते थे। आग का आविष्कार पुरा पाषाण काल में एवं पहिए का नव पाषाण काल में हुआ था। तो यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं, पूछा जा सकता है कि आग का आविष्कार किस काल में हुआ? पुरा पाषाण काल में, और पहिए का नव पाषाण काल में हुआ था। मनुष्य में स्थायी निवासी की प्रवृत्ति नव पाषाण काल में हुई तथा सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया। सबसे पहले कुत्ते को पालतू जानवर बनाने वाला काल नव पाषाण काल था। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया तथा उसके द्वारा बनाया जानलेवा प्रथम औजार कुल्हाड़ी। मनुष्य ने सबसे पहले तांबे की धातु का यूज किया और उससे उन्होंने कुल्हाड़ी बनाई। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। प्रागैतिहासिक उत्पादक स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित कृषि के लिए अपनाई गई सबसे पहली फसल जो थी वो गेहूं और जौ थी। पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम सबसे पहला भारतीय पुरापाषाण काल कलावर्ती की खोज हुई थी। भारत में सबसे पहले प्रस्तर युग के अधिकांश सबसे ज्यादा औजार स्टप्टिक पत्थर के बने थे। भारत का सबसे पुराना नगर मोहनजोदारो था, सिंधी भाषा में, जिसका अर्थ है मृतकों का टीला। नेक्स्ट हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की। तो रेडियो कार्बन C14 जैसी नई विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी गई है।
सिंधु घाटी की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सिंधु घाटी की खोज किसने की थी? राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। सिंधु घाटी सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक यानी कि प्रोटो हिस्ट्रिक अथवा ब्रोंज या कांस्य युग में रखा जा सकता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी जो है वो द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। सिंधु सभ्यता के सबसे पुराने सबसे पश्चिमी जो पुरास्थल थे, सुद कांगेडोर, बलूचिस्तान या फिर मेरठ उत्तर प्रदेश आदि जो हैं वो इनके पश्चिमी पुरास्थल थे। सिंधु सभ्यता का सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से मिला है हमें परिक्व अवस्थाओं वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है, जिसमें मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गणवारी वाला, धोलावीरा, राखीगढ़ी एवं कालीबंगन। स्वतंत्रता मिलने के बाद हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। लोथल एवं सुतकोतड़ा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। तो सिंधु सभ्यता के बंदरगाह के बारे में पूछा जाए तो लोथल और सुतकोतड़ा। जुते हुए खेत और नक्शाशीदार ईंटों का प्रयोग साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। तो पूछा जाए कि जुते हुए खेत यानी कि खेतों को जोता जा चुका है और नक्शाशीदार ईंटें जो हैं उनका प्रयोग करने का प्रमाण या साक्ष्य या प्रूफ कहाँ मिला है? तो दोस्तों कालीबंगन में मिला है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है अन्नागार, संभवतः सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। यहाँ पे अगर हम बात करें आयातित वस्तुएं और प्रदेश कहाँ पे, तो तांबा खेतड़ी बलूचिस्तान और ओमान, चांदी अफगानिस्तान और ईरान, सोना जो है कर्नाटक, अफगानिस्तान और ईरान, टीन जो है अफगानिस्तान ईरान, यानी कि अफगानिस्तान ईरान काफी फेमस है। गोमेद सौराष्ट्र, लाजवर्द मेसोपोटामिया, सीसा ईरान। अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक शील पर 3 मुख वाले देवता की मूर्ति है। 3 मुंह वाले देवता की मूर्ति है। मोहनजोदड़ो से एक शील प्राप्त हुआ है। उसके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता और भैंसा विराजमान है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है, नाचने वाली। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे ज्यादा एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। मनके बनाने के कारखाने लोथल एवं मोहनजोदड़ो से मिले हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि जो थी भाव चित्रात्मक है। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, यानी कि राइट साइड से शुरू करके और लेफ्ट साइड में लिखी जाती थी। नॉर्मली हम लेफ्ट टू राइट लिखते हैं। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता है, एक से अधिक लाइन का होता है, तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं और दूसरी बाईं से दाईं की ओर लिखी जाती है। यानी कि अगर बोला जाए कि अभिलेख अगर एक ही लाइन का है तो राइट से लेफ्ट लिखा जाएगा, अगर 2 लाइन का है, ज्यादा लाइन का तो लेफ्ट से राइट लिखा जाएगा, बट पहली लाइन जो है वो राइट से लेफ्ट लिखी जाएगी। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों में विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। ठीक है, घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। यानी कि अगर हमारा घर मान लो मेन रोड जो है हमारा उसकी तरफ है, तो हमारा गेट या तो बाहर रोड की तरफ खुलेगा या अंदर की तरफ खुलेगा। लेकिन यहाँ पे घरों के जो दरवाजे और खिड़कियां थे वो सड़क की ओर न खुलकर अंदर की तरफ खुलते थे। सिर्फ लोथल के नगर जो थे उनके दरवाजे और सड़क जो थे वो बाहर की तरफ खुलते थे। तो ये बात भी ध्यान रखनी है। सिंधु सभ्यता में मुख्य जो फसल होती थी वो गेहूं होती थी और जौ होती थी। सैंधववासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। तो शहद और सैंधव एक जैसे शब्द है, याद रह जाएगा। सैंधववासी जो थे वो मीठे के लिए शहद का यूज करते थे। रंगपुर और लोथल के जो चावल के दाने मिले हैं जिसमें धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है, चावल के पहले साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। सुरकोतड़ा, कालीबंगन और लोथल से सैंधवकालीन घोड़े के अस्थि पिंजर मिले हैं। तिल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। सैंधव सभ्यता के लोग जो हैं ट्रांसपोर्ट यानी कि यातायात के लिए 2 पहियों और 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का उपयोग जो है वो लोग करते थे। ये थी दोस्तों पहले 5 पेजेस की व्याख्या। आई होप कुछ समझ में आया होगा। वैसे जीके में कुछ समझने की चीज नहीं होती है, जस्ट आप लोगों को पढ़ना होता है। 2 तरीके के स्टूडेंट होते हैं। एक स्टूडेंट होते हैं जो बुक से पढ़ लेते हैं, एक स्टूडेंट होते हैं जो वीडियो देख के अच्छी तरह से पढ़ पाते हैं। मेरा यहाँ पे सिर्फ मोटिव ये नहीं है, सिर्फ मोटिव मेरा ये है कि आप लोगों के सामने वीडियो स्टार्ट होती है, आप लोग वीडियो ऑन करते हैं, आप लोगों के वीडियो पे आपको लूसेंट बुक दिखती है, साथ ही साथ आपको कोई उस लूसेंट बुक की व्याख्या करने वाला इंसान जो है वो बोल रहा है और उसको सुनना है और बुक को आपको पढ़ना है।
ये स्पेसिफिक वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, सीरीज लूसेंट की जो सीरीज बना रहा हूँ, ये उन लोगों के लिए है जो लोग बुक से नहीं पढ़ पाते, वीडियो से पढ़ पाते हैं। अब उनको क्या करना है, जो भी इस वीडियो को देख रहा होगा, उस नेक्स्ट जितने भी वीडियोस आएंगे सेम इस वीडियो की तरह आपको मोबाइल सामने रखना है, जो भी मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना है, साथ साथ मेरे बोलते बोलते साथ साथ आपको लाइन बाय लाइन जब मैं निशान लगाता हूँ, मार्क करता हूँ, तो उस चीज को भी आपको पढ़ना है। इस तरीके से हम पूरी लूसेंट की जो रिवीजन है वो भी करेंगे और पूरी लूसेंट जो है वो पढ़ने भी वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अगले 5 पेज पढ़ेंगे। उससे पहले इन 5 पेजों को हम रिवाइज करेंगे, एक बार मोटा मोटा देखेंगे क्या कुछ हमने आज पढ़ा है। और इसी तरीके से हमें जीएस में मास्टर बनने की जरूरत नहीं है, जीएस में हमें थीसिस नहीं लिखनी है, पीएचडी नहीं करनी है, जो कि हमें कुछ समझना पड़ेगा। हमें सिर्फ और सिर्फ जीके सुननी है और बुक में लिखी हुई बातों को अपने दिमाग में बिठाना है, और वो बार बार जब हम किसी चीज को पढ़ते हैं तो ऑटोमेटिकली वो बैठ जाती है, और इन्हीं से क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पुटअप होते हैं। सिर्फ और सिर्फ लूसेंट अगर आपने पढ़ ली तो आपको कहीं और से कोई जीके कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, मोर देन इनफ है लूसेंट जीके। तो चलिए इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना।